Hello everyone, good afternoon all of you. Welcome back to the channel Mathsville and this is Surbhi. So last क्लास तक हम लोगों ने मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात की थी, यानी कि शिक्षण विधियों पर हम लोगों ने बात की थी, जिसमें से हमने 6 विधियों को तो काफी डिटेल में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने 2-3 विधियां जो थी उस बारे में ऊपर से समझ लिया था। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैन हीले की थ्योरी। वैन हीले की थ्योरी जो किस बारे में है, जो है स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इन ज्योमेट्री। ठीक है, स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इन ज्योमेट्री। इसे हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे ही लिखेंगे, वैन हीले ऐसे ही, और इसमें क्या लिखेंगे, ज्यामिति में मानसिक विकास के चरण। ज्यामिति में मानसिक विकास के चरण। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, या और तो और हम लोग आज उसके बाद अगले आने वाले 3 दिन और हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज पे काम करेंगे। जैसे कि आज हम बात करें वैन हीले की थ्योरी पे, कल हम बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, इनका जो संज्ञानात्मक आपका भाव था, या यूं कह लीजिए कॉग्निटिव एस्पेक्ट था। ठीक है, टैक्सोनॉमी। उसके बाद हम पहले तो इनका कॉग्निटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम इनका अफेक्टिव एस्पेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट यानी कि संडे की क्लास में हम एक जीन पियाजे की थ्योरी भी पढ़ेंगे, जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के बारे में थोड़ी सी अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहती हूँ कि आप जो नोट्स बनाएंगे आज, उसे तो बनाए साथ में मैं भी शाम तक इस टॉपिक के ऊपर, जैसे आज हमने ये टॉपिक किया है तो इस टॉपिक के ऊपर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगी। हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में मिल जाएंगे, इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में मिल जाएंगे। सो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके नोट्स उन्हें आज प्रॉपरली मिल जाएंगे चैनल पर। ओके, सो ये समझ में आया। अभी फिलहाल हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इन ज्योमेट्री। अब ये है कौन, वैन हीले है कौन? वैन हीले एक डच एजुकेशनिस्ट है, डच एजुकेटर यानी कि डच शिक्षक। तो इन्होंने जो अपने जीवन काल में जो अपने एक्सपीरियंस से गेन किया, वो उन्होंने ये जाना कि कुछ एज का बच्चा, एक ज्योमेट्री को ना हम अलग अलग स्टेजेस में डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ एक लेवल होता है जहां तक बच्चा उतना ही समझ पाता है, फिर एक दूसरा लेवल आता है, दूसरा स्टेज आता है जहां बच्चा थोड़ा और समझने लगता है। तो इस हिसाब से उन्होंने 5 चरण दिए हैं जिसमें बच्चे को समझ में आता है, और उन्होंने 5 चरण किस हिसाब से दिए हैं, वो कुछ ऐसे दिए हैं 0, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें जो पेपर 1 वाले बच्चे हैं, जिन्होंने सिर्फ पेपर 1 अटेम्प्ट करना है, वो 0, 1, 2 ये 3 स्टेजेस को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये उतना ही लेवल के बच्चे की बात करेगा। यानी कि इसमें कुछ हम 3-4 साल से शुरू होकर बच्चे की समझ हम 10 साल तक के बच्चे की थोड़ी सी समझ को समझेंगे कि वो ज्योमेट्री में कितनी समझ का विकास कर पाता है। उसके बाद ये चौथा और पांचवा चरण जो है, यानी कि 3rd और 4th स्टेज, इस बारे में भी हम जो बात करेंगे वो होगी आपकी 11 से 14 साल तक के बच्चे की बात। तो इसके लिए इसका मतलब है ये सेकंड पेपर में आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट पेपर वाले, ये सेकंड पेपर वाले, और दोनों के लिए ये पांचों के पांचों स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन है ही, कमेंट सेक्शन भी, आपका टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे तो आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने अभी रिप्लाई किया आपको 1-1.5 घंटे बाद रिप्लाई मिल रहा है, नहीं, आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है।
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाले चरण की, यानी कि जीरो स्टेज। आप ना एक काम कीजिए, ऐसे ना एक टेबल बना लीजिए अपनी नोटबुक में, ये स्टेज का नाम और फिर उसकी कैरेक्टराइजेशन, यानी कि उसकी पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया स्टेज, ये स्टेज का नाम और ये पैरामीटर। इसमें आप लिखेंगे जीरो, यानी कि विजुअलाइजेशन। इस स्टेज को हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। मानसिक चित्रण। अब इसमें क्या होता है, पहले यहाँ लिख लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स, और दूसरा पॉइंट है ग्रुपिंग ऑफ शेप्स विच रिजेंबल। रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स, और दूसरा क्या है, ग्रुपिंग, यानी कि वर्गीकरण। ग्रुपिंग ऑफ शेप्स विच रिजेंबल। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे आकृतियों के बारे में सोचना और उनका वर्गीकरण करना। आकृतियों के बारे में सोचना और उनका वर्गीकरण करना। अब इसको समझेंगे आराम से। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, मैंने आपसे कहा जीरो लेवल है, जीरो लेवल, और हम बात किस पे कर रहे हैं, हम कुछ मतलब पहले 3 चरणों में हम 3 से 10 साल के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जीरो लेवल की बात की जाए तो बच्चा कितने साल का होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल तक का बच्चा होगा। अब आप खुद बताओ, 3 से 5 साल तक का बच्चा कितनी ज्योमेट्री जानता है, क्या जानता है? अगर हम उससे कहें एक आइसक्रीम कोन है, तो इसकी शेप क्या है? बच्चे को नहीं पता कोन भी कुछ होता है, उसको पता ही 2-4 शेप्स है और वो उतने ही बात जानता है। वो इसे भी ट्रायंगल कहेगा, वो इसे भी त्रिभुज कहेगा, है ना? ऐसे ही अगर हम बच्चे को कहें ये सर्कल है, उसको नहीं पता कि सर्कल और ओवल में क्या फर्क है। उसे बस इतना पता है अगर किसी में भी कोई कोना नहीं है या कोई साइड नहीं है तो वो सर्कल है। ठीक है, कुछ भी गोलाई के आकार में है तो वो सर्कल है। अगर कोई भी, उसको क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट नहीं पता, उसे सिर्फ स्क्वायर रेक्टेंगल पता है, जिसमें भी वो हर चीज को या तो स्क्वायर कह देता है या रेक्टेंगल कह देता है। तो उसके हिसाब से ये शेप, ये रोम्बस नहीं पता, उसे पता है कि ये भी शायद स्क्वायर ही है या ये भी शायद आपका आयत ही है, ये पता है उसे। रेक्टेंगल नहीं पता उसे सिर्फ ये पता है अगर किसी भी चीज के 4 कोने हैं, 4 एज है या 4 कोने हैं, तो इसका मतलब कि वो आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा, वर्ग या आयत होगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली मैंने यहाँ पे बताया कि उसको ट्रायंगल पता है, उसे सिर्फ त्रिभुज पता है, उसे नहीं पता क्यूबॉइड क्या है। तो हर चीज को ना इसी में बांट देगा। मतलब अगर उसको कोई गोलाकार चीज दिखाओगे तो उसे कहेगा सर्कल, चाहे वो कितनी ही आपका ओवल शेप में हो, कुछ ही हो, उसे नहीं मतलब। ऐसे अगर आप कोई भी उसको त्रिभुजाकार चीज दिखाओगे तो उसे ट्रायंगल बता देगा, उसे नहीं पता कि एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक राइट ट्रायंगल होता है, उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपका चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल की कोई चीज दिखाओगे तो उसे बस इतना पता है कि हाँ ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, उसको बस ये पता है। तो ये है विजुअलाइजेशन, कि बच्चा सिर्फ शेप्स को देखता है, ठीक है, उसके बारे में सोचता है और उन्हें एक जैसे दिखने वाली शेप्स को बस वर्गीकृत कर देता है कि हाँ ये कुछ ऐसा है, ये सर्कल है, ये आपका ट्रायंगल है। इसको यूजुअली बच्चे रेक्टेंगल ही बोलते हैं, यानी कि आयत ही बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो पहली स्टेज सिर्फ इतनी है विजुअलाइजेशन, कि इसमें बच्चा सिर्फ एक जैसी शेप्स दिखने वाली चीजों को एक साथ रख के उसको थोड़ा बहुत ग्रुपिंग कर लेता है। अब आ जाते हैं दूसरी स्टेज पे, यानी कि हमारी स्टेज 1। स्टेज 1 है आपकी एनालिसिस यानी कि विश्लेषण।
एनालिसिस विश्लेषण, इसको आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्बल एंड ड्राइंग। इसका मतलब ये है कि अभी तक बच्चा सिर्फ सुन और समझ रहा था, लेकिन अब उसने एक अच्छे से थोड़ा बहुत उसके बारे में बोलना भी शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत ड्राइंग भी कर लेता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ही सही लेकिन बना लेगा। अगर उसे हम बोलेंगे त्रिभुज बनाओ तो वो बेशक ऐसे ऐसे कुछ भी बना दे, लेकिन वो बना देगा। ठीक है, छोटी एज हो गई, मतलब ये आपकी 5 साल से लेकर 6-7 साल तक की एज हो गई। ठीक है, मतलब यानी कि ये 5 to 7 ईयर्स। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि वैन हीले जी ने कहीं पे भी एज को नहीं बांटा है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूं कि इस एज का बच्चा जब अपने आसपास देखोगे तो आप खुद समझोगे कि वो सिर्फ इतना ही कर पाता है। तो ये आप लोगों की समझ के लिए मैं आपको एक रेंज बता रही हूँ कि हाँ इतने साल तक का बच्चा होगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 4 से 6 भी हो, लेकिन आप एक एवरेज एज लेके चल लो कि हाँ 5 से 7 साल का बच्चा इतना ही समझ पाता है। ठीक है, तो आप एनालिसिस की बात करें, विश्लेषण, वर्बल एंड ड्राइंग, तो इसके बारे में, इसके पैरामीटर्स के बारे में लिख लेंगे पहले। लिस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, लिस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, यानी कि ये आपका पहला स्टेज है, 0 हो चुका है। आकृतियों के गुणों को समझना, आकृतियों के गुणों को समझना। अब बच्चा थोड़ा थोड़ा आकृति के गुणों को समझने लगा है, लेकिन उसमें भी वो सिर्फ इतना कि वो उसको ड्राइंग करके उसमें समझा सके। मतलब कि अब उसके लिए ये तो है काइट शेप्ड, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। मतलब वो प्रॉपर्टीज भी हर प्रॉपर्टी को नहीं समझने लगा, जो उसे दिख रही हैं उन प्रॉपर्टीज को वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करने लगा है। यानी कि अगर उससे पूछो रेक्टेंगल कौन सा है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल है। आपका ये क्या कहते हैं, स्क्वायर क्या है, वर्ग क्या है, तो जिसकी चारों साइड्स इक्वल है। और आपका काइट शेप कौन सी है, बस जो ऐसी दिखती है, उससे ज्यादा वो इसमें कुछ नहीं बता सकता कि रोम्बस है या क्या, आपका एंगल किस चीज का बन रहा है, डायगोनल, ऐसा कुछ नहीं बताएगा वो बस इतना बता देगा। वैसे ही उसको अभी भी बहुत ज्यादा नहीं पता है। ट्रायंगल पता है, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में वो थोड़ा सा ये बता देगा, हाँ इसकी शायद सारी साइड्स इक्वल है या ये कुछ ऐसा है, तो इस बारे में वो थोड़ी बहुत जानकारी दे देगा जो उसे दिख रही है। ठीक है ना, तो एनालिसिस ये हो गया कि जो वो देखकर थोड़ा सा विश्लेषण कर पा रहा है। आपकी ये सेकेंड बात हो गई। अब हम थर्ड स्टेज यानी कि स्तर 2, स्टेज 2 पे चलते हैं। मैंने आपसे कहा था स्टेज 2 आपका प्राइमरी खत्म कर देगी, यानी कि 7 से 10 साल लगा ले हम यहाँ पे, तो आप लगा लीजिए स्टेज 2 कुछ 7 से 10 साल की आ जाएगी, और इसको हम कहेंगे इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल डिडक्शन यानी कि अनौपचारिक निगमन। ठीक है, लिखिए इसको, फिर इसके बारे में हम पैरामीटर्स की बात करते हैं। अब यहां पे आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी लिखेंगे कि establishing relationship between two shapes and figures। ठीक है, establishing relationship between two shapes and figures और meaningful definitions। यहाँ पे पहला पॉइंट establishing relationship between two shapes and figures, shapes या figure, और दूसरा establishing meaningful definitions। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लो, आकृतियों के बीच संबंध स्थापित करना और परिभाषाओं को समझना। आकृतियों के बीच संबंध स्थापित करना और परिभाषाओं को समझना। अब इसमें समझते हैं क्या होता है। अभी तक बच्चा सिर्फ इतना सीखा था कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। अब बच्चा इसमें संबंध भी स्थापित करेगा। संबंध मतलब वो छोटे एक तो वो क्या जानेगा, इनकी परिभाषाएं, इनकी डेफिनेशन, जैसे कि अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑपोजिट 2 साइड्स इक्वल इज नोन एज रेक्टेंगल। बच्चा क्या कहेगा कि एक चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की
दो साइड्स जो है वो इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल है, आयत है। और यहाँ पे वो वर्ग के लिए कहेगा कि जिसकी चारों साइड्स इक्वल है वो वर्ग है। अब एक बात बताओ, इनके बीच का संबंध भी बच्चा थोड़ा थोड़ा स्थापित करने लगता है। कैसे स्थापित करता है? एक तो बीच में से लाइन डाल के कहेगा कि ये स्क्वायर जो है ये दो त्रिभुज से बना है, ये वर्ग दो त्रिभुज से बना है और ये भी दो त्रिभुज से बन सकता है ना। तो ऐसे छोटी मोटी वो छोटे छोटे से आपके जो संबंध होते हैं शेप्स के बीच में वो स्थापित करने लगेगा। और एक और चीज कि जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल। आपका वर्ग जो है एक तरह का आयत ही तो है कि नहीं? देखो इसकी भी तो आमने सामने की दोनों साइड्स इक्वल है, लेकिन इसकी आपस में भी इक्वल है। यानी कि आप स्क्वायर को बच्चा ये भी कह सकता है कि इसकी चारों साइड्स, जो इसकी चारों साइड्स, इसमें आप बच्चा ऐसे कह सकता है ये एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई भी आपस में इक्वल है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो बच्चों को समझ में आ जाएंगी। आप खुद बताओ, 4th 5th तक बच्चे ये छोटी छोटी बातें जानने लग जाता है ना, उसको समझ में आ जाता है, उसको थोड़ा बहुत एंगल्स का भी ज्ञान हो जाता है कि ये 90 डिग्री है। लेकिन अगर वो काइट शेप देखे तो ये इसकी बेशक चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। तो ये छोटी मोटी चीजें जानता है, बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ कुछ संबंध वो स्थापित करने लगता है। अब अगर हम उसे और ज्यादा ज्ञान देंगे तो वो समझेगा। तो आपका ये प्राइमरी लेवल कंप्लीट हुआ। अब हम अपनी स्टेज 3 पे चलेंगे, यानी कि चौथे चरण पे, और वो है आपका कुछ ऐसे लगा लीजिए 11 या 10 से 12 साल, जो आपका ऐसे आ जाएगा। थर्ड आपकी स्टेज 3, और इसको हम कहेंगे फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन यानी कि औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन। अब इस चीज को समझेंगे, इसमें क्या हो रहा है, पहले इसके पैरामीटर्स लिखेंगे। तो इसमें लॉजिकल हो जाता है बच्चा, इसमें बच्चा थोड़ा तार्किक हो जाता है। इसमें लिख लीजिए आप तार्किक या लॉजिकल, यहां पे लिख लीजिए आप लॉजिकल या तार्किक। अब इसका क्या मतलब है, इसके पैरामीटर्स लिखिए फिर बताती हूं। तो इसका फॉर्मल डिडक्शन का क्या मतलब आ गया? अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सियम्स, थ्योरम्स, डेफिनेशंस एटसेट्रा, फाइंडिंग प्रूफ्स। ठीक है, लिखो इसको में, गुणों के विषय में तर्कयुक्त सोच, आकृतियों के बीच संबंध को सिद्ध करना, किसी सिद्धांत को सिद्ध करना। फिर से बोल रही हूं, गुणों के विषय में तर्कयुक्त सोच, ठीक है, आकृतियों के बीच संबंध को सिद्ध करना और किसी सिद्धांत को सिद्ध करना। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है, आप एक बात बताओ, आपकी एज आ गई 10 या 11 से 12 साल, 11-12 साल की आपकी कुछ एज है। इस एज में बच्चे को क्या क्या समझ में आ जाता है? इसमें हम बच्चे को ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, कुछ ऐसा कुछ पाइथागोरस थ्योरम बता देते हैं। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी थ्योरम्स हैं जिसमें हम बच्चे को बच्चे को हम फॉर्मल डिडक्शन की ओर लेके जाते हैं, यानी कि औपचारिक निगमन की ओर। वो क्या है, अभी तक बच्चा सिर्फ वो देख रहा था जिसको हम उसको थोड़ी बहुत बातें बता रहे थे कि यार 90 डिग्री का एंगल है, ये है वो है। अब हम उसको अच्छे से समझाएंगे कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इसमें ये दोनों डायगोनल्स हैं, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आपस में एक दूसरे को इक्वली काटते हैं। ये सब चीजें बताएंगे और इन्हीं से बच्चा नई नई चीजें भी इजाद करेगा। देखिए कैसे, अभी तक बच्चे ने क्या समझा था कि एक एग्जाम्पल है ये, कि अभी तक बच्चे ने क्या समझा था कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये आयत है, ये वर्ग है। और एक वर्ग जो है वो एक तरीके का आयत ही होता है। अब ऐसे ही उसने ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जाना था, तो उसको छोटी छोटी बातें पता थी, जैसे कि इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब बच्चा ये कह सकता है कि ये जो आयत है ये दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, दो ट्रायंगल से मिलकर बना है।
तो अब इसका क्या है, इसका बेस इंटू हाइट है, बेस ये है, हाइट ये है। सिमिलरली इधर भी ये बेस है और ये हाइट है, और ये भी बेस हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या ये बेस इंटू हाइट बन जाता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ बन जाता है एरिया। ये सब चीजें अब हम बच्चे को सिखा सकते हैं। अभी तक बच्चे ने बेशक नोटिस ना की हो, ये वो इतना समझ गया कि ताकि दो त्रिभुज से मिलके बन सकता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया था कि एक्चुअली ये बना ही ऐसे है और हमने इसके फॉर्मूला भी ऐसे ही डिराइव कर रखे हैं। तो बच्चा अब ये सब समझने लगेगा और इनको यूज करके वो इसका भी तो निकाल सकता है कि अगर इसके L इंटू ब्रेथ है तो मतलब ये L है, ये ब्रेथ है, तो ये इसका भी, तो ये एक तरीके का अगर आयत है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भी तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होगा और इसमें L और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई इक्वल है, तो इसको हम साइड स्क्वायर इसीलिए तो लिख पाते हैं, है ना। तो ये क्या है, अब वो फॉर्मल डिडक्शंस करने लगा है बच्चा, अब वो प्रूव्स, अब वो सिद्धांतों को समझने लगा है, अब उनके बीच के संबंधों को प्रकट कर सकता है और फॉर्मली वो उनके थ्योरम्स को डिफाइन कर सकता है, प्रूफ कर सकता है ना। मैंने आपको करके दिखाया ना ये चीज कि इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या, हाफ बी एच प्लस हाफ बी एच इज इक्वल टू बी इंटू एच, और बी और एच क्या है, ये एल है, ये बी है, ये ब्रेथ है और ये बेस है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आया आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ, ऐसे यहाँ पे भी डिराइव हुआ। तो अब बच्चा ये सब चीजें समझने लग गया, सीख गए। इतना समझ में आया। तो ये हमारा थर्ड स्टेज था, यानी कि हमारा चौथे भाग था। अब हम पांचवा समझेंगे, आखिरी, रिगर कहते हैं इसे। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, चौथा स्टेज और आखिरी स्टेज, इसमें कहते हैं रिगर। रिगर को हिंदी में क्या कहेंगे, दृढ़ता। दृढ़ता, ठीक है, इसे लिख लीजिए। उसके बाद इसके पैरामीटर्स लिखते हैं। तो पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं कि थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्री, यहां पे लिखिए थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्री, और हिंदी वाले बच्चे अमूर्त चिंतन एवं गणितीय संबंधों को समझना। अमूर्त चिंतन एवं गणितीय संबंधों को समझना, ठीक है, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्री। अब बच्चा हो चुका है आपका, ये कुछ 13-14 साल का बच्चा है, यानी कि अब वो आ चुका है 7th या 8th में, और अब वो अमूर्तता की ओर बढ़ रहा है। अमूर्तता यानी कि एब्स्ट्रैक्टनेस की ओर, यानी कि पहले उसे जो दिखता था वो उसी को इमेजिन करता था, उसी को समझता था, लेकिन अब वो कल्पना इस हद तक बढ़ चुकी है कि अगर हम उसे कहते हैं कि इसे मान लो तो वो उसको मानता है और उसको एक्चुअली इमेजिन कर पाता है, ठीक है ना। तो अमूर्त ज्यामिति की ओर बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है, अब अगर टीचर कह रहा है कि ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, क्यूब यानी कि घन है, तो बच्चा इसे समझ पा रहा है। अगर आप लोग इसे क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच बन चुकी है। अगर आप एक छोटे बच्चे 3-4 साल के बच्चे को ये फिगर दिखाओगे ना, उसको समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। क्यों समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी अभी कल्पना शक्ति उतनी विकसित ही नहीं है। तो ये क्या है, ये घन है, बच्चे ने ये समझ लिया। अब अगर टीचर उससे कह रहे हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि 4 दीवारों का आपको क्षेत्रफल निकालना है इसकी, तो 4 दीवार वो समझेगा कि एक ये दीवार है, एक ये दीवार है, एक ये है और एक ये पूरी दीवार है। बेस और टॉप को इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये सब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्टनेस ही तो है। आपके सामने एक घन नहीं रखा हुआ है, आपके सामने एक क्यूब नहीं रखा हुआ है, आप इमेजिन कर रहे हो। तो इसी चीजों पे आगे वो फॉर्मूला भी बनाते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, यानी कि आपका पूर्ण जो सरफेस का एरिया है वो हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। ये सारे कंसेप्ट जो है ये एब्स्ट्रैक्टनेस की तो है। आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, आपका ये टोटल सरफेस एरिया, आपका वॉल्यूम आयतन,
ये सब चीजें क्या है, ये एब्स्ट्रैक्टनेस है, ये सब चीजें आप इमेजिनेशन पे ही करते हो ना, समझ में आती है आप लोगों के। तो वही है यहाँ पे कि फोर्थ स्टेज यानी कि फिफ्थ स्टेज में आप बच्चा एब्स्ट्रैक्टनेस की ओर बढ़ रहे हैं। अब उसे ये चीजें समझ में आ गई, आगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप बहुत सारी 3D फिगर्स को समझेंगे। अभी तक आप प्लेन में ऐसे ही बनाते थे बस, ये एक्स और ये वाई, तब आप जेड एक्सिस पे भी काम करना सीखते हैं। ये आता है आगे 11th-12th में आता है। लेकिन ये बेसिक अमूर्तता तो यही है ना, बेसिक एब्स्ट्रैक्टनेस तो कि आप कम से कम एक क्लास में बैठ के अगर टीचर आपसे कह रहे हैं कि ये एक पूरा कमरा है और इसकी 4 वॉल्स की आपको एरिया निकालना है, तो बच्चा कहेगा कि ये एक स्क्वायर है तो इसका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, इसका एरिया साइड स्क्वायर, इसका एरिया साइड स्क्वायर, इसका एरिया साइड स्क्वायर, फिर उन चारों को ऐड कर देगा। तो बनता है ना ऐसे फॉर्मूला, बच्चे बनाते हैं। वही चीजें हैं कि फोर्थ स्टेज में रिगर आ जाता है, दृढ़ता आ जाती है, बच्चे एब्स्ट्रैक्टनेस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही सब था वैन हीले के स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इन ज्योमेट्री में। मैंने बहुत डिटेल में बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। स्टिल मैं कोशिश करूंगी आज शाम तक आप लोगों को नोट्स मैं बना के दे पाऊँ। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से आप लोगों की आज की क्लास भी थोड़ा लेट हो सकती थी, बट स्टिल मैंने नहीं की। कुछ मैं भी बीमार हूँ और आप लोग भी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इस वक्त कोरोना भी सर उठा रहा है, डेंगू भी फैल चुका है, ऊपर से बदलता मौसम है। मैं खुद फूड पॉइजनिंग की शिकार हूँ कल शाम से। मुझे लगा था शायद मैं आज क्लास भी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कम से कम एक बच्चा तो है जो शायद क्लास का वेट कर रहा होगा हमारी 200-250 लोगों की फैमिली में। तो थोड़ा लगता है ना कि एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की तरफ। तो इसी वजह से आज क्लास आपकी हो पाई है, थोड़ा देर सवेरी सही, लेकिन आएगी आपकी क्लास। मुझे पता है 17th को आपकी यूपीटेट के आपके एडमिट कार्ड्स आउट होने वाले हैं। अभी ये उड़ती उड़ती खबर है कि 17th को आपकी यूपीटेट के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। 28th को आपका यूपीटेट का पेपर है। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखिए, फोकस्ड रहिए और अपना ध्यान भी रखिए, क्योंकि तैयारी पूरी है और बीमारी की वजह से पेपर नहीं देने जा पाए ना, तो इतना दुख होगा जिसकी कोई हद नहीं। तो इसी वजह से कोशिश कीजिए अच्छे से पढ़े, अपनी पूरी रिवीजन कंप्लीट कीजिए एंड प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को थोड़ा एक्नॉलेज कीजिए। लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहिए, स्पेशली शेयर करते रहिए ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे, मैक्सिमम बच्चों को इनका फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच।